नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जनजाति की समस्याएं क्या क्या हैं। उसमें हमने पहले डिस्कशन किया था दुर्गम निवास स्थान की समस्या। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि आर्थिक समस्याएं क्या हैं। फिर हम सांस्कृतिक समस्याएं देखी हमने, और उसके पश्चात हमने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी, जिसमें हमने देखा खान पान, वस्त्र और चिकित्सा का अभाव के कारण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा संबंधी समस्याएं। तो जनजातियों में शिक्षा का अभाव होने से वे आज भी अज्ञानता के अंधकार में पल रही हैं। यदि हम कहें कि समस्याओं का मूल कारण अशिक्षा ही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अशिक्षा के कारण ही इनमें अनेक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, कुसंस्कार व्याप्त हैं। और हम ये देखते हैं कि अशिक्षा के कारण ही अगर ये महाजनों से इन्होंने अगर कर्जा ले लिया है, तो इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने कितना कर्जा लिया है और महाजन ने उन कागज़ों में लिखा क्या है, या इनकी भूमि का स्वामित्व का स्थानांतरण कब हो गया है, इन्हें इतना भी नहीं पता चलता, क्योंकि इनमें अशिक्षा है। आज हम अगर किसी जनजाति के वृद्धजन से बात करें कि क्या आपने क्यों नहीं शिक्षा प्राप्त की, तो उनका कहना है कि हमारे ज़माने में कोई भी शिक्षा का कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हों। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि आदिवासी परिवारों में बचपन से ही बच्चे को काम में लगा दिया जाता है, और कुछ ना कुछ कमाने की इस बाध्यता के कारण छोटी उम्र में ही वे पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जब तक सरकार आदिवासियों के लिए रोटी की समस्या का समाधान नहीं कर देती, तब तक इनमें शिक्षा का अभाव बना रहेगा। फिर भी जब शिक्षा विधिवत नहीं हो पाती, तो रोजगार की समस्या पैदा होती है। अब अशिक्षित जनजातियों को कहीं पर भी स्थायी रोजगार नहीं मिल पाता। आज हम देखें कि जनजाति के लोग वर्तमान में शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, क्योंकि शिक्षा उनके लिए कोई रोजगार उत्पन्न नहीं करती। और जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लिया है, यानी जो लोग आधुनिक हो गए हैं शिक्षा ग्रहण करके, जनजाति के लोग, वे जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस कारण आज भी शिक्षा निर्वाह का शिक्षा क्योंकि निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती, अतः शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार शिक्षा उनका बहुत अधिक हित नहीं कर पाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में हम देखते हैं कि शहरी और सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण जनजातियों में अनेक सामाजिक समस्याएं ग्रसित हो गई हैं। जैसे हम देखते हैं बाल विवाह, कि पहले जनजातियों में जो विवाह होता था वो युवा अवस्था में होता था, किंतु हिंदुओं के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप आज इनमें भी बाल विवाह होने लगे हैं, और जनजातियों के लिए यह एक बहुत बड़ी कड़ी
बहुत बड़ी कड़ी या बहुत बड़ी समस्या बन गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्या मूल्य। पहले जनजातियों में विवाह के समय जो कन्या मूल्य दिया जाता था वो वस्तुओं के रूप में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम देखें तो अब इसे रुपए के रूप में मांगा जाने लगा है। और कभी तो इतनी मात्रा में वृद्धि हो जाती है कि सामान्य व्यक्ति इसे कठिनाई से दे पाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है, कन्या हरण की समस्या। नेक्स्ट हम देखते हैं युवा ग्रहों का पतन। जनजातियों के मनोरंजन के लिए युवा ग्रहों का प्रचलन था, जहाँ युवा लड़के लड़कियां न केवल मनोरंजन व आमोद प्रमोद में सम्मिलित होते थे, किंतु उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं उनके कर्तव्यों के विषय में शिक्षा मिलती थी। यानी उन्हें किस तरह से अपना जीवन को यापन करना है विवाह के पश्चात, ये इस युवा ग्रहों में बताया जाता था। यह एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अब लोग युवा ग्रहों को हे दृष्टि से देखने लगे हैं। इससे जनजातियों के जीवन में अनेक हानियां हुई हैं। क्या नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीतिक समस्याएं। राजनीतिक समस्याएं में हम देखें कि आदिम जो व्यवस्था थी उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी वो वंशानुगत एक मुखिया होता था जो समस्त प्रशासनिक कार्यों को करता था। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम ये देखते हैं कि सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रजातांत्रिक अधिकार दिए गए हैं। आज पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव आम जनता के द्वारा किए जाते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है और ये दल जनता को अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूक और अधिकारों के प्रति सजग बनाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी व्यवस्था तो निष्क्रिय हो गई और अब जनजाति के लोगों को जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग ये लोग करने लगे हैं और अपने लिए एक अलग राज्य की मांग भी करते हैं। भूस्वामियों, गैर जनजाति के लोगों व सरकारी कर्मचारियों से इनके संबंध कभी कभी तनावपूर्ण हो जाते हैं और अपने प्रति किए गए शोषण के प्रति उनके मन में आक्रोश है और ये आक्रोश को दूर करने के लिए वो राजनीतिक चेतना के द्वारा जनजातियों में यह कटु भावना आ गई है कि वो आज अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करते हैं। और यह भावना, ये कटुता की भावना के आज एक राजनीतिक दृष्टि में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कई स्थानों पर राजनीतिक तनाव व विद्रोह पनप रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीमा प्रांत की जनजातियों की समस्याएं। सीमा प्रांत जनजातियां वे हैं जो उत्तर पूर्व की सीमाओं पर रह रही हैं और उत्तर पूर्व की सीमाओं पर चीन, बांग्लादेश एवं बर्मा जैसे देश की सीमाएं जुड़ती हैं, जो सदा ही भारत के शत्रु रहे हैं। इस कारण ये लोग समय समय पर जनजातियों में विद्रोह की भावनाएं भड़काते हैं, उन्हें अस्त्र शस्त्र
की सहायता देकर उन्हें यह कहा जाता है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अपने ही क्षेत्रों में इन्हें भूमिगत होने का प्रश्रय देकर इनकी सहायता करते हैं और इन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। अपने लिए अलग राज्य की मांग करके ये जनजातियां आंदोलन करती हैं, इसके लिए संघर्ष करती हैं। इस प्रकार से आज हम देखें कि सीमा प्रांत की जो जनजातियां हैं उनकी समस्याएं विकट हैं, जिनसे निपटना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एकीकरण की समस्या। जनजातीय देश के विभिन्न भागों में, यानी हम देखें कि जनजाति के जो लोग हैं वो समस्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर इनमें अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये देश के अन्य लोगों से पृथक हैं और जनजाति अपने को अन्य लोगों से पृथक न समझकर देश की मुख्य जीवन धारा में जुड़े, तभी हम गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी और हीन स्वास्थ्य की समस्याओं से निपट सकेंगे। जब तक ये जनजातियां स्वयं को पृथक न समझकर देश की एकता से जुड़ेंगी, तभी देश को आर्थिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था में इन जनजातियों की भागीदारी मिलेगी और एकीकरण की समस्या का समाधान होगा। अब आखिरी हम समस्या देखते हैं, सबसे कमज़ोर कड़ी। जनजातियों को प्रारंभ से ही समाज में उपेक्षा मिली है, किंतु उनमें से कुछ जनजातियां सर्वाधिक उपेक्षित व निर्धन रही हैं। इसलिए हमें यह काम करना होगा कि सर्वाधिक निर्धन और उपेक्षित जनजाति का पता लगाकर उसके विकास और उन्नति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जनजातीय आयुक्त द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि सर्वाधिक जो निर्धन, कमज़ोर और उपेक्षित जनजाति समूह को नामांकित किया जाए और उनके लिए, उनके विकास और उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उन्हें उनके अनुसार उनका विकास किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जनजाति की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, सीमा प्रांत जनजाति की समस्याएं, एकीकरण की समस्याएं, सबसे कमज़ोर कड़ी की जो समस्याएं हैं से ये लोग पीड़ित हैं। प्रजातंत्र की सफलता उसी समय है जब हम इनकी समस्याओं का निराकरण करें और राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में जब तक हम इन लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी राष्ट्रीय प्रगति की योजना अधूरी ही रहेगी। धन्यवाद।